आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। भारत में क्रिप्टो के प्रति लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है। देश में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी में भारत में निवेश बढ़कर 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दुनिया भर में क्रिप्टो और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन की तरफ युवाओं के बढ़ते और ज्यादा बढ़ते रुझान को देखते हुए ज्यादा लुभाने के लिए भ्रामक प्रचार भी लगातार किया जा रहा है, जिससे निवेशकों के जोखिम को देखते हुए सख्त गाइडलाइन की भी जरूरत महसूस की जा रही है। और इसी जोखिम को देखते हुए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2022 से विज्ञापन दाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और अन्य डिजिटल संपत्ति से संबंधित विज्ञापनों में घोषणा में यह बताना अनिवार्य होगा कि ये अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाले उत्पाद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद भारत में क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी में निवेश को बल मिलता है, खरीदारी बढ़ती है, ग्राहक लुभते हैं, या फिर इसमें आने वाले दिनों में कमी देखने को मिलती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगी। क्रिप्टो के विज्ञापनों के लिए नई गाइडलाइंस को लेकर लंबे समय से सरकार के साथ चर्चा की जा रही थी और इसे सरकार और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया। नई गाइडलाइन के अनुसार अब क्रिप्टो के विज्ञापनों में ग्राहकों को स्पष्ट तौर पर निवेश से जुड़े जोखिमों की जानकारी देनी होगी। ASCI के मुताबिक क्रिप्टो विज्ञापनों के साथ रिस्क की जानकारी दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह के भ्रामक दावों से दूर रखा जाए और इसके साथ ही मुनाफे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जो दावा किया जाता है उससे भी उनको सचेत किया जाए। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, कुछ सवाल उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो गाइडलाइन जारी की गई है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तरफ से, वो क्या है, जरा एक एक करके आपको दिखाते हैं। वीडियो प्रोडक्ट्स और वीडियो एक्सचेंज भारी जोखिम भरा लिखना अनिवार्य होगा। करेंसी, सिक्योरिटीज, कस्टोडियन और डिपोजिटरी शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, क्योंकि उपभोक्ता इन शर्तों को रेगुलेटेड प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हैं। कॉस्ट की पूरी जानकारी, विज्ञापन कौन दे रहा है इसकी साफ जानकारी। सेलिब्रिटीज को विज्ञापन से पहले जोखिम को समझना होगा। वीडियो प्रोडक्ट की कॉस्ट या प्रॉफिट के बारे में साफ स्पष्ट जानकारी देनी होगी। विज्ञापनों में स्पष्ट, सटीक, पर्याप्त और अपडेटेड जानकारी होनी चाहिए। वीडियो प्रोडक्ट के हर विज्ञापन में स्पष्ट रूप से विज्ञापन दाता का नाम होना चाहिए। विज्ञापन दाता से संपर्क करने का आसान तरीका, फोन नंबर या ईमेल आईडी। किसी भी विज्ञापन में भविष्य में मुनाफे में वृद्धि का वादा या गारंटी नहीं की जा सकती। प्रोडक्ट की तुलना किसी दूसरे रेगुलेटेड एसेट से नहीं की जा सकती। वीडियो प्रोडक्ट्स और वीडियो एक्सचेंज भारी जोखिम भरा लिखना अनिवार्य है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो गाइडलाइन के माध्यम से बताई गई हैं कि क्या जो भी वीडियो प्रोडक्ट है उनका विज्ञापन दिया जाएगा, उनके लिए क्या लिखना जरूरी है, ताकि जो निवेशक हैं, ग्राहक हैं, उन्हें खुले तौर पर यह पता चले कि जो क्रिप्टो करेंसी में खरीद रहा हूं, चाहे किसी की बात हम कर लेते हैं, बहुत सी क्रिप्टो करेंसी इस वक्त मार्केट में चलन में, डिजिटल एसेट की बात हम कर लें, ये तमाम चीजें जो है इनके बारे में जो निवेशक हैं, ग्राहक हैं, उनको साफ स्पष्ट शब्दों में जानकारी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिन पर चर्चा हम करेंगे। वो सवाल क्या है, जरा एक एक करके वो आपको दिखाते हैं। सवालों पर नजर डाल देते हैं। क्रिप्टो के खरीदार खुद जोखिम के जिम्मेदार, ये लिखना जरूरी होगा।
क्रिप्टो एनएफटी खरीदना कितना जोखिम भरा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जोखिम है, कितना है? दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कितना ब्राइट है, जिसको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो एनएफटी पर गाइडलाइन कितनी कड़ी, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसमें आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं, इन नंबर के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। आपके मन में अगर बिटकॉइन, सिया कॉइन, लाइट कॉइन, ये कुछ क्रिप्टो करेंसी के मैं नाम ले रहा हूं, रेड कॉइन, SYS कॉइन, ईथर, इथरम, वनरो, ये कुछ प्रचलित जो है क्रिप्टो करेंसी है, और भी तमाम ऐसे डिजिटल एसेट है जिसको लेकर जैसे वीडियो की बात हम कर लेते हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप विचार रख सकते हैं। पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आलोक वत्स हैं, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आलोक वत्स जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और RK आर्य जी मेरे साथ, अरश शास्त्री हैं। RK जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। मैं पहले RK आर्य जी आपके पास आना चाहूंगा, आलोक वत्स जी के पास भी चलेंगे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, निवेशक लगातार इसकी तरफ लुभ रहे थे, आकर्षित हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जोखिम की जो बात है वो भी सामने आ रही थी। लुभाने के लिए तरह तरह के विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे थे। अब ऐसे में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, इनको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? इसको लेकर आपका क्या मानना है? इस बजट के बाद ये जो अनरेगुलेटेड था, इसको रेगुलेट किया गया है। जब तक सेंट्रल बैंक की डिजिटल एसेट्स नहीं आते जी, रुपी डिजिटल करेंसी जब तक नहीं आती, तब तक इसको रेगुलेट करने के हिसाब से ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ जी, या म्यूचुअल फंड में भी रेड हेरिंग आता है जिस पे लिखा रहता है कि बाजार में जो भी निवेश है वो जोखिम भरा होता है, क्योंकि ये भी एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स है, जो आपने बताया विजुअल डिजिटल करेंसी, विजुअल डिजिटल एसेट्स जी। और अभी आपने खुद ने बताया कि $40 बिलियन इसकी इन्वेस्टमेंट है, और लोग जो ज्यादा जोखिम उठाना चाहते हैं वो कमाई भी ज्यादा कर रहे हैं अब तक। अब जब रेगुलेट इसका हो जाना है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसके बारे में रेड हरिंग करे जी, कि ये जोखिम का एक बिजनेस है और इसको उसी तरीके से किया जाए। कोई भी झांसा देने वाला जो है वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। इसलिए सरकार ने सचेत करने की कोशिश की है इन्वेस्टर्स को कि आपको हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये खतरे से खाली नहीं है। आप कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है जी, परंतु अगर रिस्क हाई होता है यानी पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। अब तक लोग ये सोचते थे कि हम इसमें कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, वो उसी तरह से होता है जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट में होता है। आपने कोई सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड पे ली तो आपका रिस्क कम हो जाता है जी, क्योंकि जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है पोर्टफोलियो में। परंतु अब तो मार्केट में डायरेक्टली डील करते हैं तो आप अपनी अगर उंगलियां जलाते हैं तो उसका सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। इसीलिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग डायरेक्ट जो होती है उसका कहीं रेड हरिंग नहीं होता कि ये जो डील है ये जोखिम भरी है, क्योंकि ये सारी सप्लाई जो डिजिटल एसेट्स की है बाहर से है और स्टॉक एक्सचेंज इसको डील करते हैं जी, और ट्रेडिंग इंडिविजुअल करता है, कोई भी व्यक्तिगत करता है। इसीलिए सरकार का दायित्व तो बनता है, सरकार उसको सचेत करे कि ये जो इन्वेस्टर्स है ये जोखिम के अंदर जा रहे हैं। जी, आर्य जी आपके पास आऊंगा। जोखिम के अंदर जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? निवेशक सचेत होंगे या फिर जैसे जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं निवेश की बात होती है, जितने ज़्यादा रिटर्न की बात होती है, उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं? इसको लेकर बात करूंगा कि हिंदुस्तान में युवाओं में इसको लेकर किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं। आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहूँगा। ये एक बहुत जोखिम भरा कार्य है, लेकिन उसके बाद भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत से युवाओं के अंदर इसके प्रति एक आसक्ति है और लगातार इसका जो कारोबार है हिंदुस्तान में भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसको लेकर कुछ ऐसी नियमावली की जरूरत आन पड़ी थी, उन नियमों का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि अब विज्ञापनों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है, वो विज्ञापन जो भी कंपनी इस प्रकार के
प्रोडक्ट चाहे वर्चुअल तरीके से उतार रही है, लेकिन उसके बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आलोक वत्स जी की आवाज। वर्चुअल डिजिटल कंसेप्ट है जी ये, बेसिकली फॉरेन कंट्री से हिंदुस्तान में आया जी और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, मोस्टली इसमें वही आदमी इन्वॉल्व हो सकता है जो एजुकेटेड हो। जी इट नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर स्पेकुलेशन, रेगुलर ये ट्रेडिंग है। इस ट्रेडिंग में सप्लाई डिमांड का उतार चढ़ाव विभिन्न तरीके से इसमें होता है और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इस सब पे ये बेस्ड होता है जाके। तो ये अभी तक क्या हो रहा था कि जो मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, अच्छा मुनाफा कमाया और अच्छा लॉस भी कर लिया। अभी आज के दिन मुझे 2-3 आदमी मिले थे जिनकी मैं समझता हूं सैलरी 35-40-50 हजार की रेंज में होगी। वो मुझे आके कह रहे थे कि सर आज मुझे 60 हजार का लॉस हो गया, यूक्रेन में फाइट हो गई, मुझे 60 हजार का लॉस हो गया, मेरा सारा कमाया हुआ घुस गया। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि जब इस तरीके से विज्ञापनों में स्पष्ट, सटीक और अपडेट जानकारी होगी कि क्रिप्टो करेंसी इट्स लाइक अ गेम। अगर आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या खेल रहे हैं इसके साथ, तो इन सब चीज के लिए भी आप तैयार रहिए कि इसमें इस तरीके का घाटा भी हो सकता है जो अब तक किसी को नहीं मालूम था। हर आदमी के जहन में बात थी बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ये तो बहुत बड़ी लाभकारी चीज है, इसमें पैसे लगा दो तो रातों रात करोड़पति या लखपति बन जाओगे जी। तो ये जो गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशन आया है, जैसे और अन्य उत्पादों पर लिख के आता है कि यह हानिकारक है, या म्यूचुअल शेयर में भी आता है कि ये इट्स एट योर ओन रिस्क, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन अभी भी इससे उतना काम नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान में झांसा देकर इन्वेस्टमेंट कराने वालों की कोई कमी नहीं है। रेगुलर आप देखते हैं कि इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी आती है कि लोगों ने करोड़ों, अब देखिए नोएडा में एक बाइक बोट घोटाला हुआ और वो रुपए की संपत्ति उसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर दी। उसमें भी इसी तरीके का लोक लुभावन था, इतने पैसे दो और इतने मिलेंगे। जी। तो इन चीजों पर अभी और हमको इसके अलावा भी इसको समझाना पड़ेगा लोगों को कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट एग्जैक्टली इज बिटकॉइन। जब तक लोग ये समझेंगे नहीं तब तक इन चीजों से काफी मदद मिलेगी ये विज्ञापन से। लेकिन अभी इसमें और भी स्पेड वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये वाइल्ड फायर की तरह पूरे विश्व में और खासकर युवाओं का रुझान इजी मनी, फास्ट मनी, इमीडिएट मनी का जो कंसेप्ट इसमें लोगों ने दिखाया और बताया, उससे रुझान बहुत ज्यादा हो चुका है। उससे रुझान बढ़ रहा है, ये मैं समझना चाह रहा था आर के आर्य जी से। मैं आऊंगा आपके वक्त साहब। जिस तरीके से यूथ इस चीज के प्रति देख पा रहा था कि 35 साल तक की जिनकी उम्र है वो बहुत ज्यादा इसके प्रति आसक्त नजर आते हैं, बहुत ज्यादा इसमें रुचि ले रहे हैं। ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है युवाओं के लिए, या फिर जिनको जैसे मैंने पहले कहा कि जितना बड़ा प्रॉफिट लेना चाहेंगे उतना बड़ा रिस्क तो झेलना ही पड़ेगा। और यूथ में इस वक्त जो भारत की जो स्थिति है, युवाओं का जो इस वक्त क्रेज है इन चीजों के प्रति, वो जगजाहिर से है। क्या कहेंगे इसको लेकर, कितना ज्यादा उनको सचेत अलर्ट रहने की जरूरत है और कितना ज्यादा उनकी इसके प्रति आसक्ति और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ सकती है? देखिए, जितने भी स्टॉक्स है वो केवल भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते। ये गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है जी। क्योंकि उस केस में जो कन्वर्शन का रिस्क है वो बहुत भारी होता है, जैसे कि रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना। जब स्टॉक्स आप बाहर के खरीदेंगे तो आपको डॉलर चाहिए, और डॉलर्स मिलते हैं आरबीआई से जी। तो वो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है ताकि डॉलर्स का जो आउटफ्लो है वो बढ़ ना जाए। इसलिए इंडियन स्टॉक्स को खरीदो और बेचो, उसमें जो है आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर से आप ऑर्डर बुक करते हैं और उसी से ही आप खरीदते हैं, उसी के माध्यम से ही बेचते हैं। वो आपसे कमीशन लेता है, आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो एग्जीक्यूट करेगा, आपका जो प्राइस होगा दाम दिया हुआ। यहाँ पर जो इन्वेस्टर है
डायरेक्टली क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ उसका डायरेक्ट एक्सपोजर है, परंतु 2000 जी डायरेक्ट एक्सपोजर है। और जहां तक नौजवानों की बात हुई, क्योंकि जो यंग लोग हैं अगर उनके एम्प्लॉयमेंट के साधन सशक्त नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, परंतु उनको कुछ ना कुछ तेजी से अगर कमाना है, स्टार्टअप करना है जी या नए एसेट खरीदने हैं, तो उनको जंपिंग चाहिए। उनको ये लगता है कि थोड़ा सा पैसा भी ग्रो हो जाए तो उससे हमें अच्छी राहत मिलेगी, इसीलिए यंग लोग उसके अंदर जाते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट के साधन ठीक हो जाते हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर रेगुलराइजेशन आ जाए और वो सोच समझ के करें, अपनी डील को सोच समझ के करेंगे। परंतु इसके अंदर अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपका कैपिटल गेन होगा तो उसके ऊपर आपका 30% टैक्सेशन, 4% स्टेट अवे लगेगा जी, स्टेट अवे सीधा ही लगेगा। और अब तक जो 31 मार्च 2022 तक, क्योंकि नया कानून 1 अप्रैल से लागू होगा, अब तक जो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को बिजनेस में लगाया है और उस बिजनेस ने आपको कितनी इनकम दी है, तो बिजनेस इनकम टैक्स आपके ऊपर लगेगा। अदरवाइज अगर आपने डिजिटल करेंसी को होल्ड किया हुआ है, कहीं पे नहीं लगाया, और अब उसकी सेल फरोख्त कर रहे हो, अगर उसको बेच और खरीद रहे हो, तब जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो उसी हिसाब से अब तक के रूल के हिसाब से लगेगा। 1 अप्रैल 2022 से ये सीधा 30% लगेगा अगर आप बेचोगे जी। और जो कॉस्ट होगी इसको एक्वायर करने की, वही टैक्स डिडक्टिबल होगी और कोई आइटम इसके अंदर टैक्स डिडक्टिबल नहीं होगा। वो टैक्स रिबेट उस पर नहीं मिलेगी सिवाय कॉस्ट के, ये कितनी कॉस्ट का आपने लिया था। बाकी जो बचा हुआ है वो कैपिटल गेन हो जाएगा और कैपिटल गेन के ऊपर सीधा 30% टैक्स और 4% सेस लगेगा। जी, एक और अहम जानकारी मैं आपसे लूंगा आर.के. आर्य जी, जब लौटूंगा तो बात करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जैसे देश में इसकी संभावनाएं कैसी आप देख पा रहे हैं। भी तो लगेगा। हाँ, ये कुछ सारे टैक्सेस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वत्स साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त कड़े नियमों की जरूरत है, जैसे आपने कहा, क्योंकि अभी इसके बारे में पूरी जानकारी न तो निवेशकों को, ग्राहकों को है, और इसके लिए रेगुलेटरी की जहां तक बात आती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कड़ाई से काम करने की जरूरत है। निवेश करना जोखिम भरा, भारी जोखिम भरा, इसमें शब्द और जोड़ रहा हूं, भारी जोखिम भरा इसमें निवेश करना है। तो ऐसे में निवेशकों को सचेत रहने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि 4-5 लोगों से मैं मिला और उन्होंने कहा कि मुझे इस यूक्रेन वाले मसले को लेकर इतना ज्यादा नुकसान हो गया, पर उसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि निवेश कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वो इस बात का ख्याल मेरे ख्याल में जरूर रखे कि वो अपने पास जो पूंजी है उसमें इतना जरूर हो कि बहुत इतना रिस्क ना उठा ले कि कल को अगर इसमें जोखिम आ जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो फिर वो किसी लायक ना बचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वत्स साहब इसको लेकर आपसे समझना चाहूंगा। देखिए शमशेर जी, अर्थशास्त्री जी ने आर.के. आर्या जी ने जिस तरीके सरलता से, मैं कहूंगा, क्रिप्टो करेंसी को समझाने की कम देर में कोशिश की है, वो सराहनीय है जी। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये सब जो गेम है ये पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी कारण से लुभावन से इसमें जो लोग पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है इस पूरे गेम की, वो इन्वेस्टर बड़े रूप में आ जाते हैं जी। जैसे इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण पीपल वांट फास्ट मनी, तो यूथ हो रहा है। छोटे मोटे 30-40 हजार पाने वाले लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा लगा के कुछ जल्दी पैसा खींच लें। दे आर ऑल्सो बिग इन्वेस्टर, मतलब देयर क्वांटिटी इज लार्जर, लेकिन इसमें जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो बहुत टेक्निकल है। जो इसका टेक्निकल एनालिसिस है, जो इसका फाइनेंशियल एनालिसिस है, उसकी जो एक, जब ये कोई आदमी इन्वेस्ट करेगा तो उस दोनों का कॉन्फ्लुएंस लेके वो जाएगा और मार्केट स्ट्रेटजी को स्टडी करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेंड कहाँ है, ओवरऑल एनालिसिस क्या है, कहाँ मार्केट मूव कर रही है, ये बुलिश हो रही है या
बियर मार्केट हो रही है, इन सब चीजों के लिए उसके पास ठोस ये डाटा चाहिए, उसके पास ठोस जानकारी चाहिए मार्केट की, तभी वो इन चीजों की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसका हमारे पास बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जानकारी को लेकर आपने कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं हाँ। कि उन्होंने इसके ऊपर इस तरीके की विज्ञापनें चालू की है, जिससे अब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी कि भैया आंख मूंद के इसमें इन्वेस्ट मत करो, इसमें बहुत बड़े लॉस भी होने आंख बंद करके निवेश ना करें। इसी को लेकर हमारा एक कार्यक्रम है कि निवेश करते समय पूरी सावधानी के साथ, जागरूकता के साथ, स्पष्टता के साथ लोग सोचें और इसी तरीके के विज्ञापन दाता विज्ञापन में बात रखें भी। मैं RK आर्य जी आपसे समझने की कोशिश अब इस करूंगा कि हिंदुस्तान जैसे देश में क्रिप्टो करेंसी के प्रति जो निवेश की संभावनाएं हैं वो कैसी आप भविष्य में देखते हैं? किस तरीके की स्थितियां हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में हो सकती हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी की जब बात होती है तो उसमें सबकी निगाहें भारत पर होती हैं और निवेश के लिहाज से भी दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज जो लोग चला रहे हैं उनकी भी नजरें हिंदुस्तान की तरफ हैं। कितनी संभावनाएं भारत में देखते हैं और कितना अलर्ट, कितना सचेत सरकारों को रहने की जरूरत है और कितना यूथ को, हिंदुस्तान के लोगों को रहने की जरूरत है? देखिए, इसमें जोखिम कोई ज्यादा नहीं है। जो तो इन्वेस्टर्स है, जो स्टॉक मार्केट में टोटल इन्वेस्टर्स है, वो टोटल इन्वेस्टर पब्लिक जितनी भी है उसका 4% डायरेक्ट मार्केट में बैठते हैं और 32% जो इन्वेस्टर्स है वो म्यूचुअल फंड में बैठते हैं। तो टोटल लोग जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं 36% करते हैं और 4% जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास एक कंपनी के स्टॉक नहीं होते। जैसे कि आप निफ्टी कहें, निफ्टी इंडेक्स जो है 50 कंपनियों का इंडेक्स है और अगर आप सेंसेक्स को कहें वो 30 कंपनीज का इंडेक्स है, सेंसेक्स जिसे बोलते हैं। और जो निफ्टी है वो 50 कंपनीज का है। इसके अंदर पहले गोल्ड भी शामिल होता था, उसको ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड बोलते हैं। और इसी के अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, इसमें मनी मार्केट वाले भी हैं, इसी में ग्रोथ फंड्स भी हैं, कई तरह के स्टॉक्स है, इसमें अग्रेसिव स्टॉक्स भी हैं। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो इसको एसेट्स मान के इस सिक्योरिटीज के साथ ट्रीट करते हैं और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं। पोर्टफोलियो का एक प्रिंसिपल है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे के सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो, अगर वो बास्केट टूट गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अंडों को बिखर बिखर के डालो। अगर किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 10 इसमें डालो, 20 इसमें डालो, 40 रुपए इसमें डालो, 15 रुपए इसमें डालो और 100 रुपए इस तरह से डालो। इसको डाइवर्सिफाई कहते हैं ताकि जो रिस्क है वो हो जाए। तो बिटकॉइन खरीदने वाले कोई ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं है, परंतु वो दूसरी सिक्योरिटीज के साथ उसको मिक्स करके करते हैं। कोई ऐसा रिस्क नहीं है और इसमें कोई प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का। ये एक मार्केट है। मार्केट के रेगुलेटर जो है वो सेबी है और जो मॉनिटरी मार्केट है वो RBI है। इस तरह से जो इंश्योरेंस मार्केट है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये वाली जो रेगुलेटर्स है, चाहे मोदी जी रहे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, चाहे कोई भी रहे, वो मार्केट रेगुलेटर की वैसे रहेगी, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है। मार्केट की बात हो रही है और इसमें जोखिम की जैसे आपने बात की कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सावधानी के साथ, जागरूकता के साथ निवेश करने की जरूरत है और एक किसी क्रिप्टो करेंसी पर निवेश ना करके अलग अलग में निवेश करें और उसमें अपना ये जरूर ध्यान रखें कि जो आप निवेश कर रहे हैं वो किस तरीके से आप कर रहे हैं और आपके पास जो सेविंग्स है वो किस तरीके की हैं, ताकि कोई रिस्क आगे आए भी तो आप बहुत ज्यादा खतरे के जोन में, रेड जोन में ना जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हम बातचीत कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम बात कर रहे थे, इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल असेट की जो है वो हम बात कर रहे थे। ये तमाम जो चीजें हैं, जिसमें नॉन फंजेबल टोकन की भी बात कर लेते हैं, वो भी इसी तरीके की एक असेट है वो भी। लेकिन इन सब के लिए जो है विज्ञापन जो भी कोई कंपनी देगी उसको कुछ गाइडलाइन जारी करनी होगी, उन गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। पर इस चर्चा में जो निष्कर्ष ये निकला है कि जोखिम जरूर है, अपने रिस्क पर लोग ये क्रिप्टो करेंसी खरीदें या फिर NFT की लोग खरीदारी करें, पर जरूरत इस बात की है कि वो
सावधानी के साथ, जागरूकता के साथ काम करें। और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि वो एक जगह पर खरीदारी ना करें, जैसे कि सिया कॉइन, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में ना जाना पड़े। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।